Hi, in allergic rhinitis, rhina mean the nasal and the itis mean the inflammation. It is basically the inflammation of the nose. Now we will talk about the allergic rhinitis. It is basically a type 1 hypersensitivity reaction, and it is also related to the hay fever that occur due to the ingestion of the hay, पोलन्स डस्ट और एनिमल हेयर और द मोल्ड स्पोर्स। जब हम इनमें से किसी भी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इनके अगेंस्ट काम करता है और इन्हें बॉडी से बाहर फेंकने के लिए वो कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि जब एक एलर्जन आता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी में डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। जब ये डेंड्रिटिक सेल जो होते हैं, इससे देखते हैं कि ये कोई आउटसाइड एलर्जन वगैरह आया है या फॉरेन बॉडी आई है, तो ये क्या करते हैं कि ये टी सेल्स की एक्टिवेशन करा देते हैं। अब टी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये फर्दर साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ करते हैं और साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं तो फर्दर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब फर्दर क्या होता है कि जहाँ हमारे पास टी सेल एक्टिवेट हो रहे होते हैं, टी सेल फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स जो होते हैं वो आईजी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब आईजी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं ना, तो वहाँ पे जो मैस्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर हिस्टामिन्स होती है। अब मैस्ट सेल्स जो हैं वो अकोमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं फॉरेन बॉडी के इर्द गिर्द, और जब वो फॉरेन बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करते तो उनकी ये जो वॉल है ये ब्रेक करना स्टार्ट हो जाती है और इसमें से हिस्टामिन रिलीज़ होने लग जाता है। जब हिस्टामिन इसमें से रिलीज़ होने लग जाता है ना, तो ये क्या करता है, कैपिलरीज को डायलेट कर देता है और फिल द फेशियल टिश्यूज़ विद द फ्लूइड। इसलिए हमारे पास इसमें ऑक्यूलर सिम्टम्स भी हमें मिलते हैं, फेशियल सिम्टम्स भी हमें मिलते हैं और साथ में हमें ऑटोलॉजिकल सिम्टम मतलब कि ईयर वगैरह के सिम्टम्स भी मिलते हैं। अब हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस की 2 फेजेज़ हैं। एक हमारे पास होती है एक्यूट और अर्ली फेज़, और एक होती है लेट और डिलेड फेज़। जो हमारे पास एक्यूट और अर्ली फेज़ होती है ना, ये विद इन 5 to 30 मिनट्स में इसमें हमारे पास क्या होता है कि इमीडिएट होती है, और 5 to 30 मिनट्स विद इन एक्सपोजर के ना हमारे पास सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब बंदे को, इंसान को जिससे हुआ है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसके अलावा राइनोरिया स्टार्ट हो जाएगा और ब्लॉकेज ऑफ नोज हो जाएगी। अब क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ द वेजोएक्टिव एमाइंस लाइक हिस्टामिन। अब इसमें क्या होता है कि फौरी तौर पे हमारे पास ये जो हिस्टामिन यहाँ पे मैस्ट सेल से रिलीज़ हो रहा था ना, ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट और अर्ली फेज हमारे पास आती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी फेज़ है लेट और डिलेड फेज़। ये 2 to 8 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर आती है, और इसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ईओसिनोफिल्स भी आ जाते हैं और न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, और ये सारे कॉमुलेट होकर लेट फेज कॉज कर देते हैं विद इन 2 to 8 आवर्स के। अब जब हम इसके बेसिक क्लिनिकल फीचर्स की तरफ जाते हैं ना, तो जो कार्डिनल सिम्टम्स है ना, एक हमारे पास होता है सीजनल नेजल एलर्जी, एक होती है पेरिनियल नेजल एनर्जी। अब इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये एक सीजन में होती है और ये थ्रू आउट द ईयर जारी होती है हमारे पास। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, ये 6 मंथ और ओल्डर एज में प्रेजेंट होते हैं, और मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज में। अब हमारे पास जो कार्डिनल सिम्टम ऑफ नेजल सीजनल नेजल एलर्जी है ना, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और वो 10 to 20 स्नीज एट अ टाइम करता है। उसके अलावा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ वाटरी डिस्चार्ज होता है इसमें। इसके अलावा इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है नोज़ में, और इचिंग जो होती है ना, वो फर्दर लीड करती है आइज़ की इन्फेक्शन कॉज कर देती है। इसके अलावा पैलेट की और फेरेंक्स की, मतलब इन 3 चीज़ों की वो बेसिकली इन्फेक्शन फर्दर कॉज कर देती है। उसके बाद हम आते हैं सिम्टम आता पेरिनियल एलर्जिक दैट आर नॉट सो स्वेयर। मतलब जितने स्वेयर हमारे पास इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, जितने 10 to 20 स्नीजिंग है, वाटर डिस्चार्ज है, इतने स्वेयर नहीं होते। इसमें बस उससे कम स्वेयर होते हैं, और स्टफ़ी नोज होता है हमारे पास, और पोस्ट नेजल ड्रिप्स भी हो जाती हैं, क्रोनिक कफ वगैरह और हेयरिंग प्रॉब्लम, ये सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जब हम नेजल साइंस पे आता है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें ये साइन होता है कि एक नोज़ है ना, जो अगर वो इंसान बार बार नोज़ को रगड़ रहा है क्योंकि इरिटेशन इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे एक क्रीज बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एलर्जिक सैल्यूट। ये हमारे पास नेजल साइंस में एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, जिसे हम दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये साइन है, ये इनिशियली हमारे पास पेल होता है और इरिडोमेटस होता है, और बाद में ये हमारे पास ब्लूइश अपीयर होने लग जाता है। उसके बाद जब हम ऑक्यूलर साइंस की तरफ आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें है कोबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ द कंजक्टाइवा।
इसमें क्या होता है कि कंजक्टिवा पे इस तरह से, अगर ये हमारे पास कंजक्टिवा ना, इस तरह की कोबलस्टोन अपीयरेंस जो है वो आने लग जाती है, और ये रिलेटेड टू आई है। इसके अलावा क्या होता है कि आइज़ के इर्द गिर्द हमारे पास डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम टर्म एज कहते हैं कि एलर्जिक शिनर्स, ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ऑटोलॉजिकल साइन पे आते हैं तो इसमें रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो जाती है। इसके अलावा सीरस ओसार्टिस मीडिया हो जाता है, जो मोस्टली इन्फेक्शन ऑफ ईयर है। सीरस ओसार्टिस मीडिया, जैसे कि हमें पता है कि ईयर की कोई इन्फेक्शन हो तो वो नोज़ में भी आ सकती है, और नोज़ की हो तो वो ईयर में भी जा सकती है। इसके अलावा जब हम इसके फेरेंजियल साइंस पे आते हैं तो उसमें पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि एक एडिनॉइड्स का पेशेंट प्रेजेंट करता है, प्रोलॉन्ग माउथ ब्रीथिंग होती है उस पेशेंट की। फिर लेरेंजियल साइन में हम आते हैं तो हॉर्सनेस और ऑडिमा जो है वो दो मेन पॉइंट्स हैं इसमें। फिर हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम टोटल डिफरेंशियल काउंट ऑफ चेक करते हैं ईओसिनोफिल्स का। ईओसिनोफिल्स का हम ये काउंट चेक करते हैं, और जो मोस्टली जो होता है वो इंक्रीज़ किया हुआ होता है हमारे पास, ईओसिनोफिलिया हुआ होता है। इसके अलावा हम नेज़ल स्मेयर लेते हैं। हम ना नेज़ल डिस्चार्ज, जो हम वाटरी डिस्चार्ज ले रहे हैं, हम उसका एक स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, और हम उस पर अगेन क्या करते हैं, हम ईओसिनोफिल्स को देखते हैं कि ईओसिनोफिल्स कितने हैं वहाँ पे। लेकिन अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफ्रेंशिएटिंग ये है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की भी नेयर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास ईओसिनोफिल इंक्रीज हुए होते हैं। इसे कहते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस विद ईओसिनोफिलिक सिंड्रोम। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सी नोज़ की नॉन एलर्जिक ऐसी डिजीज़ भी हैं जिसमें ईओसिनोफिल इंक्रीज हुए होते हैं। सो हम इसे स्पेसिफिक, इन दोनों टेस्ट को स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कह सकते, इसलिए एक फर्दर हम टेस्ट करते हैं जिसे हम स्पेसिफिक टेस्ट कहते हैं, स्किन टेस्ट कहते हैं। इसमें जो पहला टेस्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं। इसमें हम एलर्जेंस के कंसनट्रेटेड एलर्जेंस का एक ड्रॉप लेते हैं और उसे हम स्किन पे कहीं रख देते हैं, और अगर हमने ये ड्रॉप रख दिया है तो हम उधर से जाके एक नीडल के थ्रू स्किन को प्रिक करते हैं कि ये नीचे चला जाए। तो ये फर्स्ट क्या करता है कि ये फ्लेयर बनाता है और फिर एरिथेमा बना लेता है विद इन 5 to 10 मिनट्स, जो इसके पॉजिटिव साइन को शो करता है कि ये पॉजिटिव है। इसके अलावा हम स्पेसिफिक आईजीई मेजरमेंट्स करते हैं। इसमें हम आईजीई एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ की कंसनट्रेशन कितनी है बॉडी में, और फिर हम उस पर करते हैं। फिर एक हमारे पास है रेडियो इलेक्ट्रोजॉर्बेंट टेस्ट, इसे हम रेस टेस्ट भी कहते हैं। ये भी स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडी टेस्ट है। इसमें भी हम आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं उन्हें देखते हैं, और फिर हम टेस्ट से फाइनल करते हैं कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है या नहीं है। फिर लास्ट टेस्ट है नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट। इसमें हम कोई टूथपिक लेके उसके एंड पे एलर्जन को इंट्रोड्यूस करा के पेशेंट की नॉस्ट्रिल में एंटर करते हैं, और जब वो पेशेंट की नॉस्ट्रिल में हम एंटर कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि इसे अंदर स्निफ कर जाए। जब वो स्निफ कर जाता है, अगर उसमें फौरी तौर पे स्नीजिंग वगैरह या कोई भी ऐसा साइन शो होना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स मीन ये एलर्जिक राइनाइटिस है। फिर जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन। अगर किसी इंसान को पता है कि उसे जिन जिन चीज़ों से एलर्जी है, उन्हें उस सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट में मैं आपको एक निमोनिक दे रही हूँ, सालाज। मतलब सालाज में अब हम इस तरह करते हैं कि सालाज में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, ये हम लेते हैं, और इसके अलावा हम उसे एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं, जिसकी वजह से जो इरिटेशन और एलर्जी और स्नीजिंग वगैरह है वो सारा कुछ जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। इसके बाद हम लिकोट्राइन रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट देते हैं। ये ब्लॉक करता है राइनोरिया को, मतलब जो हमारे पास बहुत ज़्यादा राइनोरिया हो रहा है उसे ब्लॉक कर देगा। उसके बाद हम इसे देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स अब हमारे पास ना बोथ राइनोरिया और एलर्जी कंडीशन दोनों को कंट्रोल करती हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स उसके एंटीकोलिनर्जिक्स। उसके बाद हम जो है हमारे पेशेंट को आईजीई एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हैं। उसके बाद सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी हम उसे दे सकते हैं, जो कि अल्फा एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं और कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑडिमा और कंजेशन शो हो रही है वो दोनों कम हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ट्रीटमेंट है वो हमारे पास होता है इम्यूनोथेरेपी। इसमें अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम करते हैं कि सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, एलर्जन इज़ गिवन इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फॉर्म। मतलब हम एलर्जन्स को बार बार इंक्रीजिंग फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं,
टिल द मेंटेनेंस डोज इज रीच्ड। मतलब हम एक दफ़ा एलर्जन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारी बॉडी सोचती है कि ये तो थोड़े से हैं, हम इन्हें इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। फिर हम अगली दफ़ा थोड़े और एलर्जन इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर हमारी बॉडी कहती है ये भी थोड़े थोड़े ही हैं, मैं इसे मेंटेन कर लूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एलर्जन इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारी बॉडी उन्हें मेंटेन करती रहती है टिल के हम एक मेंटेनेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमें किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती। और ये आजकल एक बहुत ज़्यादा इन मेथड है।